बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मार्का हक में तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में योम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इस योम तशक्कुर के हवाले से तकरीब भी जारी है। फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश किया गया है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मार्का हक में तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में योम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इस हवाले से तकरीब का सिलसिला भी जारी है। मरकज़ी तकरीब हो रही है अभी इस्लामाबाद में और तमाम मुल्क में आज लोगों ने सारे पाकिस्तान में योम तशक्कुर, योम फतह जोश व खरोश के साथ मनाया। बच्चे स्कूलों में, नौजवान, ताजिर, हर तब मकतब फ़िक्र से, सरकारी सतह पे, निजी सतह पे, हर तरफ। और बड़े अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान में ये जज्बा देखने में आया है कि जी एक बिल्कुल जब मुल्क पे बात आती है तो सब एक हो जाते हैं अपने इख्तलाफात को बुला के। और ये तारीख लिखी गई है, एक तारीख लिखी गई है इस वक्त, और अब ये तारीख आगे किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं है, ये देखना है। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है और जितना भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें वो कम है, और अल्लाह ताला हमेशा मुल्क को ऐसे ही कायम दायम रखे। एयरफोर्स को ख़ास जो है वो मुबारकबादें मिल रही हैं हर तरफ से, लेकिन जितना एयरफोर्स तैयार थी उतनी ही नेवी तैयार थी, उतनी ही आर्मी तैयार थी। एक सिस्टम में सब काम कर रहे होते हैं ना, तो सारे, और जो इसमें सबसे जो एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जितनी भी कशीदगी उन दिनों में थी जी, ये 9, 10 मई, 11 मई, उससे पहले के दिनों में जो कशीदगी मौजूद थी, उसमें उस कशीदगी का अवाम पे तासुर नहीं जाने दिया गया जो कशीदगी मौजूद थी। बल्कि जितने ज़रा अबलाग हैं बाकी जगहों पे, ज़ाहिर है ये पता था कि ये कुछ होने वाला है और इस तरह की तैयारियाँ भारत की तरफ जा रही है, लेकिन अवाम में वो जो कशीदगी है वो अवाम को रिलैक्स ही रखा गया जी। और फिर उसके बाद उनका भरपूर जवाब दिया गया, और बिल्कुल पाकिस्तान में उस दिन भी मतलब बस ये था कि कुछ हो रहा है, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो पता चला कि वो तो इतने जहाज़ उधर गिर गए हैं और यहाँ कुछ इलाकों में शहादतें हुई हैं और ये सारे मामला। तो एक बहुत मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मार्का है जिसको स्टडी किया जाता रहेगा काफ़ी तवील अरसे तक। तो सबको मुबारक हो हमारी तरफ से, और अल्लाह ताला ऐसे बहुत सी कामयाबियाँ मुल्क को अता करे। अच्छा, इसमें अब कई बहरान जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और मज़ीद उलझने और बहरान और जंगें फैल रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि सदर ट्रंप से हम अगर शुरू करें और फिर हम वापस आते हैं कि सदर ट्रंप ने अपना दौरा, 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया, और वो मुकम्मल करके दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात से वो चले गए वापस वाशिंगटन की तरफ। इस दौरे में 2 ट्रिलियन डॉलर्स के उनके मुआहदे हुए हैं, ठीक है। और जो ऑफिशियली अगर हम उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वाइट हाउस की तरफ से उसको देखें तो ये 2 ट्रिलियन, 20 स्लाइड को हम देखें तो 1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट 10 सालों में कमिट की है यूएई ने, लेकिन 200 बिलियन के अभी मुआहदे साइन हुए हैं। और अगर मुकम्मल तौर पे देखें तो इस दौरे के अख्तिताम पे जो वाइट हाउस ने फिगर्स दी हैं, अगर हम इसमें आगे चलें तो इसमें हम देखेंगे कि बोइंग के साथ जो है वो यूएई ने 14.5 बिलियन की कमिटमेंट्स की हैं इत्तेहाद एयरवेज के लिए। उसमें 28 अमेरिकन मेड बोइंग होंगे, 787 और 777X, और फिर उसके बाद जो है वो 6,000 जॉब्स अमेरिका, 60,000 जॉब्स अमेरिका में इसके नतीजे में क्रिएट होंगी मुख्तलिफ पार्टनरशिप और एविएशन के बुनियाद पे। और फिर उसमें जो है वो 4 बिलियन वहाँ पे एक जो है वो एल्युमिनियम एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे।
यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी। और फिर इसमें जो मुकम्मल वाइट हाउस ने इस पूरे दौरे का जो अच्छा, फिर एडनॉक जो उनकी ऑयल कंपनी है अबू धाबी की, उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं मुख्तलिफ, उनके एक्जॉन मोबिल के और बाकी पेट्रोलियम वगैरह के, उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी 60 बिलियन प्रोडक्शन की। और अब यहाँ पे तो जो 1.4 ट्रिलियन है वो अगले 10 साल की कमिटमेंट एक होनी है, जिसमें से 200 बिलियन के अभी मुआहदे साइन हो गए। 1.4 ट्रिलियन जो है ये 10 साल की कमिटमेंट है जो यूएस और अमेरिका के दरमियान एआई स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सारी। अच्छा, अब इसका जो टोटल रन ऑन है वो इस तरह से बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कीप्स स्कोरिंग ग्रेट डील्स फॉर अमेरिकन पीपल, सिक्योरिंग ओवर 2 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स विद मिडिल ईस्टर्न नेशंस। यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें वो 2 ट्रिलियन की हैं, उसमें 2 बिलियन यूएई की डील्स हैं, 600 बिलियन सऊदी अरेबिया की और 1.2 ट्रिलियन की कतर में। यानी अगर टोटल हम देखें फिगर जो वाइट हाउस उनके दौरे के इख्तिताम पे बता रहा है, तो वो ये है कि ये 2 ट्रिलियन और आने वाले दिनों में जो है ये इसमें इजाफा भी होता रहेगा, और ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये और सारी बाकी बातें जो है। अच्छा, तो 2 ट्रिलियन डॉलर्स की इसमें जो है ये। अच्छा, दौरा उनका ख़त्म हुआ और इस दौरे के दरमियान जो है, एक तो ये है कि उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स और बाकी सारे माहिदे हुए इन मुल्कों के साथ, 4 मुल्कों के, 4 रोज़ा दौरा 3 मुल्कों का। और इसमें जो अहम बात हुई वो ये कि एक तो अहमद शरा के साथ उनकी मुलाकात होना, और शाम की जो क़यादत है उसको अमेरिका की तरफ से पाबंदियां भी हटा देना और उनको तस्लीम भी कर लेना। और उसके फ़ौरन बाद ये हुआ है कि चूँकि यूक्रेन के हवाले से कल भी हम बात कर चुके हैं कि तुर्की में आज मुज़ाकरात होने थे, उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन चूँकि मार्को रूबियो अंतालिया में थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो सीरियन फॉरेन मिनिस्टर से भी हो गई है। यानी तेज़ी के साथ अब ये सैंक्शंस कैसे ख़त्म होंगी और दोनों मुल्कों के मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये जो है ये टर्की में उनकी मुलाकात जो है वो और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है उनकी टर्की में। तो ये टर्की जो है ये सऊदी अरेबिया, टर्की और यहाँ पे सीरिया, अब ये एक नई आप देखें, और इसमें कतर, जाहिर है कि कतर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो सारे मुल्कों का। लेकिन बुनियादी तौर पे सऊदी अरेबिया जब बात कर रहा था, मशरा से मुलाकात हो रही थी सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे रजब तैयब उर्दुगन भी थे, जो बात मैंने पहले भी की थी जी। और इसमें जो है ये बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर हम इस बात को इस तरह से देखें कि ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा मामला है जिस पे जब ये वापस जा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इन्होंने ये कहा बाकायदा कि मैंने किसी किस्म की इस दौरान इसराइल को किसी भी मामले पे उनको एतमाद में नहीं लिया। ये उन्होंने अबू धाबी से रवाना होने के बाद, एक तो उन्होंने अबू धाबी में गुफ्तगू की, लेकिन फिर उन्होंने एयरफोर्स 1 में जो बात की है उसमें से एक बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने इसराइल के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। अच्छा, उनके जो ये मैं आपको देखें, ये भी एक तारीखी डॉक्यूमेंट है। 5th स्लाइड हम देखें कि मार्को रूबियोज सेक्रेटरी स्टेट की मीटिंग विद सीरियन फॉरेन मिनिस्टर अल शेबानी, मतलब बाकायदा जो है वो एक मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात का जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो 14 तारीख को अनाउंस किया था अहमद शरा के साथ मुलाकात में, तो उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो गई, और ये तुर्की में हुई है। ये हुई है जो अनातोलिया में। सही। अच्छा, तो अब ये एक बड़ा चेंज आ रहा है मशरक़। एक तो ये बात हुई है, दूसरी बात ये हुई है कि हुतीज़ के साथ उनके मामला तय पा गए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तीसरी बात जो उनकी इस दौरान में हुई है, जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पे बाहर है, वो ईरान के साथ मामलात उनके आगे बढ़े हैं। और उसके नतीजे में आज जो है वो तुर्की में ही ईरान का डेलीगेशन जो है वो यूरोपीय मुल्कों के
डेलीगेशन से मिला है। ये सारा तुर्की में हो रहा है। तुर्की बहुत इस वक्त एक्टिव है डिप्लोमेटिक मामलात में, कतर एक्टिव है, तुर्की एक्टिव है सारे। तो ईरान जो है वो उनका डेलीगेशन जो है वो तुर्की में मिला है। और लेकिन एक बहुत बड़ा जो है ना, अच्छा एक मैं ज़रा यूक्रेन पे जाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे ही यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में ही आज सुबह यानी फजर के वक्त से लेके और अभी शाम ढले तक 100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और जिस दौरान वो मौजूद थे ये कुछ पिछले 36 घंटों के दौरान 250 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं गज़ा में। अच्छा, अब उसकी एक वजह यह है कि एक तो मुकम्मल तौर पे स्प्लिट हो चुका है नेतन्याहू और ट्रंप का। और नेतन्याहू ये बड़े फैसले कि भाई ईरान पे हमला करना था और अहमद शरा के साथ क्या करना था, और मतलब है कि बहुत सारे मामलात, कहीं यूक्रेन का मामला के और बहुत सारे मामले, उनको बिल्कुल उसी तरह से साइड पे कर दिए नेतन्याहू को, जिस तरह आलमी मंजरनामे पे इस वक्त मोदी, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आ गए। हालांकि नरेंद्र मोदी इन तमाम मामलात में कहीं ना कहीं तो थे, भाई कोई G20 था, कोई क्वाड था, कोई यूक्रेन रशिया था, कोई तो था, लेकिन यह है कि कोई भी आलमी मामला ऐसा है नहीं है जिसमें कि वो मौजूद हों। देखिए, ये बात जो है, ये मैं इसको दोबारा बात करते हुए, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक शदीद नफ्सियाती हिजान का शिकार हो चुके हैं और उनको इल्म नहीं है कि उन्होंने अब लोगों से कैसे बात करनी है। उनका जो इत्तेहाद है NDA, वो भी उन्होंने कास्ट का ऐलान दरमियान में कर दिया। वो क्यों किया? वो उनको खुश करने के लिए, जब ये पूरा एक हिजान बपा था और दुनिया पूछ रही थी कि ये आप बताएं कि ये मकबूजा कश्मीर में ये दहशत गर्दी का वाक़या ये कैसे पेश आया है, फॉल्स फ्लैग है, क्या है, उस वक्त तो एक मुकम्मल सकूत था। तो इस दौरान वो कास्ट के मामलात और इलेक्शंस में NDA नाराज़ न हो जाए, उनको ये ख़तरा भी था कि मेरी हुकूमत ना गिर जाए, और वो ख़तरा भी है क्योंकि सवालात का कोई जवाब नहीं है। और ये बात जो जयशंकर ने की है कि जी हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि जी हम एक हमला करेंगे और आपके जो है वो आप जवाब नहीं दीजिएगा हमें, और ये एक इन्होंने अजीब सी टोपी कराई है क्योंकि पाकिस्तान ने तो भरपूर जवाब दिया उसके बाद, तो अजीब से उन्होंने एक बात की है, तो वो जयशंकर भी फारिग हो गए। देखें, आप कोई एक मुल्क होता है ना जो आपके लिए बयान देता है, कि हम जापान क्वाड के मेंबर हैं, जापान कोई बयान दे देता है, कोई रस्मी सी बात हो जाती है, कोई ऑकसस की तरफ से बात हो जाती है, इन सब के ऊपर तो अमेरिका बैठा है, तो अमेरिका जो बात कर रहा है तो बाकी ख़त्म। जापान क्या बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया क्या बात करेगा तो बाकी मुल्क क्या बात करेंगे। तो IMEC ये जो राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पैरेलल बनाने की बात हो रही थी, तो उसमें मतलब है कि वो बिल्कुल आइसोलेशन में। और उसके बाद आज ये बात हो रही है कि जी मुख्तलिफ जमातों के लोगों को दुनिया भर में भेजा जाएगा सरकारी खर्चे पे भारत में, और वो जाके दुनिया को बताएंगे भारत की पोजीशन। मतलब एक अजीब सी उनकी तरफ से आज ये एक बात वहाँ चल रही है कि तमाम पार्टियों के नुमाइंदे होंगे और दुनिया भर के वो सैर करेंगे सरकारी खर्चे पे और लोगों को बताएंगे कि भारत के साथ क्या हुआ और ये सब। तो ये एक अजीब सी वहाँ पे सूरत हाल है। और दूसरा जो मामला है, देखें उनके जो आज एक नायब वज़ीर आला हैं जगदेश देवदा। अच्छा, ये जो है ये इन्होंने एक बहुत ही अजीब सी, बीजेपी के हैं, इन्होंने एक ऐसा अजब बयान दिया है कि उससे ही अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी के कहने पे बयान दिए जा रहे हैं या ये बात किस तरह की जा रही है, मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन ये है कि उनका जो बयान है ये बहुत ही अजब बयान है। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 26, पूरा मुल्क, पूरी फौज उनको नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर जाना चाहिए। पूरा मुल्क, पूरी फौज उसको नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर जाना चाहिए। ये उनके जो है वो डिप्टी CM कह रहे हैं, जगदीश देवदा। ये एक नई वहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया 26, इसी को फिर यहाँ पे देखें आप, कंट्री आर्मी बो
इंडियन एक्सप्रेस देखें ना 25th, पहले इंडियन एक्सप्रेस को देखते हैं जरा। नेशंस आर्मी एंड सोल्जर्स बोइंग एट प्राइम मिनिस्टर्स फीट। अच्छा, नाउ मध्य प्रदेश डिप्टी सीएम लैंड्स बीजेपी ने स्पॉट। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जिसको देखें वो इस वक्त, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त या तो मोदी सरकार गायब हो चुकी है, तहलील हो चुकी है, वो अपनी पार्टी को कुछ बता नहीं रही, तो सारे लोग ऑटो पे चले गए हैं। जिसके मुंह में जो बात आ रही है वो बोलता जा रहा है, चाहे मीडिया पे हो, चाहे इधर हो, चाहे गालम गलूच, वो एकदम से इतना बड़ा धचका है। अब कहते हैं शॉक जब लगता है ना, धचका, तो पहला जो इंसान का जो अमूमन नफ्सियाती जो उसका जो रिएक्शन होता है वो निगेशन होता है। सही। यानी कोई बुरी खबर सुनते ही जो है फौरी तौर पे पहली बात जो निकलती है वो कहते हैं नहीं, मतलब एक डिनायल होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश में भी होता है कि नो, ओ नो, मतलब पहला रिएक्शन जो होता है वो इंसान उसको तस्लीम नहीं करता। तो ये जो है ये अभी उस फेज में है। मतलब अब देखें, अक्सर कोई अचानक शॉक होता है तो बहुत से लोग जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक बुनियादी तासुर होता है कि बुरी खबर जब जैसे मिलती है तो ये अभी उस शॉक की पोजीशन में है, डिनायल मोड में है। ये जो डिनायल मोड है इनिशियली, उसके बाद फिर उसके और फेजेस आते हैं जहाँ पर फिर जो है वो इंसान का जहन कबूल करता है रफ्ता रफ्ता। लेकिन ये अभी तक डिनायल मोड में कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि हमें शिकस्त हो चुकी, मतलब पूरी दुनिया भी कह रही है तो हमें, मतलब डिनायल मोड से नहीं निकल पा रहे। अब उसमें जो भी आदमी है जिसके मुंह में जो बात आ रही है वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। और ये पहले उन्होंने कर्नल सूफिया के हवाले से बात की जो कि मुसलमान हैं, उसके हवाले से उन्होंने बात की। और द हिंदू ने फिर उसी विजय शाह के साथ ही मिला के खबर लगाई है कि ये आफ्टर विजय शाह MP 27th, आफ्टर विजय शाह MP डिप्टी CM फोर्सेस बोइंग डाउन टू मोदी रिमार्क्स कांग्रेस डिमांड डिसमिसल। डिसमिसल क्या होना है, वो विजय शाह का डिसमिसल नहीं हुआ, FIR कट गई, लेकिन वो कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिल्कुल इस वक्त जो है एक रोग स्टेट का को भारतीय वज़ीर आज़म बनाने पे लगता है तुल गए हैं कि मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाला इस वाले उसमें चले गए हैं ना। तो ये जो है ये सूरत हाल बड़ी एक तशवीशनाक है। इस पूरी सूरत हाल में दो बातें ऐसी हैं जो कि जो इनसे शायद मिस हो गई हैं। दो बातें, एक बात तो ये है कि इनका जो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो तो मुकम्मल तौर पे, यानी आप देखें ना, बिम्स्टेक की तरफ से कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है वो मणिपुर में जो है वो लड़ाई हो रही है कुकीज़ और मितीस के दरमियान, और नक्सलाइट्स जो हैं उनके ऊपर एक ऑपरेशन हुआ है इसी दौरान, उसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे वो कह रहे हैं मारे गए हैं। हमेशा कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर नक्सलाइट ख़त्म हो जाएंगे। ये रेड कॉरिडोर का जो इलाका है पूरा भारत का, वो नक्सलाइट सारे माओइस्ट ख़त्म हो जाएंगे सारे 1 साल में। वहाँ पे एक हिजान बापा है। और मणिपुर के अंदर फिर हंगामे हुए हैं दोबारा, और वहाँ पर जो है वो कुकीज़ और मितीस का एक मामला जो है वो बड़ा गंभीर है और ख़तरनाक है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैं वही बात के जो ये 37 इंडियन एक्सप्रेस में आके कोट कर रहा हूँ, 10 मिलिटेंट्स किल्ड 37 इन मणिपुर चंदल नियर म्यांमार बॉर्डर। म्यांमार का जो बॉर्डर है वो हम अच्छी तरह से उसको समझते हैं कि म्यांमार का जो नक्शे में कि म्यांमार का जो बॉर्डर है ये मणिपुर कहाँ पे है, 7 सिस्टर्स कहाँ हैं, म्यांमार किधर है, उनका बॉर्डर कितना बड़ा लगता है साथ, वो नक्शा हम कई दफ़ा उसको डिस्कस कर चुके हैं। और बांग्लादेश दरमियान में आता है, फिर उसके बाद जो है वो 7 सिस्टर्स हैं ऊपर, और फिर मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के ईस्ट में है। यानी ये यानी भारत का तो ईस्ट है ही, लेकिन ये बांग्लादेश का भी ईस्ट है जी। यानी ये बांग्लादेश का भी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट है, ये सिर्फ भारत का नहीं है ईस्ट। तो जब बांग्लादेश अपने मशरिक की बात करता है तो मणिपुर उसमें आता है, क्योंकि मणिपुर भारत से अलग है बिल्कुल, और दरमियान में वो चिकन नेक है। ये नक्शा जो है ये बताता है आपको कि मणिपुर असल में बांग्लादेश के करीब है, दिल्ली से बहुत दूर है, दिल्ली से बहुत दूर है, बांग्लादेश के साथ उसका पड़ोस लगता है। और फिर जो है वो मणिपुर और म्यांमार, तो मणिपुर और म्यांमार का जो बॉर्डर है, अब आप देखें वो म्यांमार कोने में आपको नजर आ रहा है मणिपुर के साथ,
वहाँ पर जो है वो 10 मिलिटेंट्स को इन्होंने कहा है कि हमने मार दिया। वो इनका वो जो पूरा इलाका है ना, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ और ये आने वाले दिनों में शायद इनको अंदाज़ा होगा कि वो जो इनका पूरा इलाका है, चिकन नेक तो अब तो खुल के बात होने लगी, हम तो मेरे ख्याल से कोई 5 साल से इसको डिस्कस कर रहे हैं, 6 साल से, चिकन नेक को और मणिपुर के इलाकों को और ये सारे। लेकिन ये है कि वो एक चीज़ जो है वो मिस कर गए हैं गालिबन नरेंद्र मोदी, और इन्होंने गौर नहीं किया। और वो गौर इन्होंने इस बात पे नहीं किया कि जो 9 मई को विक्ट्री परेड हुई है जी। उसके हमने भी सारे मेहमान बयान किए थे कि उसमें जो है वो ब्राज़ील और वेनेजुएला और इजिप्ट और चाइना के शी जिनपिंग और सेंट्रल एशिया के और बाकी सारे। लेकिन उसमें एक शख्सियत ऐसी थी जो जिनको मेरे ख्याल से आज, चूँकि म्यांमार में ये म्यांमार बॉर्डर के ऊपर मणिपुर, दोबारा वहाँ की सूरत हाल ख़राब हो रही है मणिपुर की, तो एक मुलाकात का इनको दोबारा बताने की ज़रूरत है कि 2 मुल्कों की क़यादतें जो हैं वो पहली दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है जी। और ये जो मुलाकात हुई है ये 9 तारीख को जब विक्ट्री परेड थी, अजीमुशान विक्ट्री परेड जब प्रेसिडेंट पुतिन की वहाँ पे हो रही थी, तो उस दौरान जो है वो म्यांमार के जो मिन ऑन्ग ह्लियान जो कि उनके मिलिट्री जनता को उनके हेड हैं म्यांमार के, वो वहाँ पे मौजूद थे और उनकी पहली दफ़ा प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। 2021 में जब से वो आए हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, और उससे पहले ज़ाहिर तख्ता वख्ता उल्टा गया था, बाकी सारे मामला। पहली दफ़ा जो है उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से मॉस्को में मुलाकात हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन के वो ख़ास मेहमानों में से एक थे, कौन? म्यांमार की सरबराह। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये 40 स्लाइड कोट करूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रिपब्लिक ऑफ चाइना, प्रीमियर शी जिनपिंग, 40 स्लाइड। शी जिनपिंग मीट्स विद म्यांमार लीडर मिन ऑन्ग ह्लियान। इनसे पहली दफ़ा 10 मई को ये एलामिया जारी हुआ था कि पहली दफ़ा इनकी मुलाकात जो है वो हुई है, यानी जब से ये इन्होंने म्यांमार की क़यादत संभाली है, इनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से ख़ास तौर पे मुलाकात हुई है। और ज़ाहिर है कि म्यांमार, चाइना जो है वो ये सारे मामला से हट के वो क़यादतों के साथ वो इकॉनमी के हवाले से वो बाकी एक सुकून आए, और मतलब इन्वेस्टमेंट्स और वो उनके सारे जो बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसमें, लेकिन ये भी वहाँ पे मौजूद थे। ये बात इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार की, और ये फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है दोनों शख्सियात की। ये हो सकता है चाइना का दौरा करें आने वाले दिनों में, ठीक है, ये भी हो सकता है चाइना का दौरा करें। लेकिन इस दौरान जो है वो एक और बात को भी ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात, यहाँ के बहुत, जहाँ भारतीय हुकूमत ने इन दिनों में पाबंदी आयद की है, वहाँ पर ये जहन में रखें, ये मैं 38 स्लाइड कोट कर रहा हूँ कि इंडिया ने 6 डेली स्टार, इंडिया ने कम से कम 6 टीवी स्टेशंस की बांग्लादेश की, ये 38 स्लाइड दिखाएं, फिर उसके बाद हम वक्फे पे जाते हैं। 6 टीवी स्टेशंस की बांग्लादेश के जो है वो टीवी स्टेशंस की, यूट्यूब चैनल्स की उन्होंने पाबंदी आयद कर दी थी। ये डेली स्टार है, ये बांग्लादेश के चैनल्स को भी इन्होंने बैन कर दिया था। यानी इसका मतलब है कि जो बांग्लादेश बात कर रहा था वो भी पाकिस्तान के हक में बात कर रहा था, तो इन्होंने बांग्लादेश को भी बैन किया, पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियां लगाई, अब तुर्की के ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हैं, अब शायद आज़रबाईजान पे भी लगा दें, अब अमेरिका पे भी लगा देंगे, चाइना पे भी, सारी दुनिया पे पाबंदियां लगा दें, क्योंकि सारी दुनिया तो एक तरफ थी, पाकिस्तान की तरफ। और आप जो है वो फ़ोन करें, तालिबान की क़यादत, आपको बिल्कुल हक है, उनसे रब्ता करें, BLA से रब्ता करें, ठीक है। तो बात यह है कि ये एक हिजान का शिकार है भारत इस वक्त, और जब अब वक्फा लें, शदीद जंग छिड़ गई है इस वक्त यमन में, और चूंकि हुतीज़ के
हुती मुसलसल एक अटैक कर रहे थे इसराइल पे, तो इस नेतन्याहू को पता नहीं कि मैं अपनी पोजीशन कैसे, मुझे कोई फ़ोन करे, मुझसे कोई बात करे, मतलब मुझसे ट्रम्प फ़ोन करें, मुझसे को कहें, तो उन्होंने यमन पे कम से कम 10 बंदरगाहों पे इस वक्त और मुख्तलिफ मकामात पे अटैक हो रहा है इसराइल का। और वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि भारत की तरफ से जब कहा गया कि 6 तैयारे गिराए गए, तो उनकी जानिब से कहा कि भारत ने पहले कहा कि सीज़फायर करें। पाकिस्तान ने फिर जब यानी उनकी तरफ से अटैक हुआ और फिर आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे बताया, और फिर उसके बाद एक भरपूर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो सारी ज़िंदगी भारत याद करेगा। ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कह रहे हैं कि 6 तैयारे जो हैं वो गिरे। और जाहिर है तैयारे, देखें, जहाज़ों का गिरना जब क्लेम करता है एक मुल्क, तो वो उसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं होता, फिर कोई डिनाइल नहीं होता, मतलब पूरी दुनिया देख रही है ना, और पूरी दुनिया उसकी गवाह है, बात कर रही है। ये कोई मतलब है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक रियासत बात कर रही है कि जी 6 उनके तैयारे जो हैं वो गिरे, और ड्रोन्स अलग थे, ठीक है, ये मेग और ये सारे, और मतलब है कि अब इशू ये सारा कि वो जो है, और फिर उनकी तरफ से गुजारिश की गई कि सीज़ फायर, हम सीज़ फायर चाहते हैं, और सीज़ फायर की गुजारिश हुई, और उसके बाद वरना पाकिस्तान पता नहीं आगे कहाँ तक चला जाता। वो अगर इसको एक्सलेट करते, जंग को आगे बढ़ाते, तो पाकिस्तान भी फिर जाहिर सी बात है कि इसको किसी भी मरहले तक पाकिस्तान ले जाने के लिए तैयार था जी। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो एक तो बात ये है, और ये भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। वो इस वक्त मैंने कहा ना डिनाइल मोड में, उनका नरेंद्र मोदी जो है वो सिवियर डिप्रेसिव साइकोसिस का गलबन शिकार हो चुके हैं, और वो चूंकि नीचे किसी से कोई बात नहीं कर रहे, तो इसलिए जिसके मुंह में जो आ रहा है बात कर रहा है, गालम गलूच, ये वो लोग अपने उनका मीडिया क्योंकि बात है नहीं करने वाली। राजनाथ आ गया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया, तो वो मतलब है कि वो फारिग हो गए। जब तक ये कि अपने आप को वो इससे रिकवर नहीं करते और दोबारा जैसे कहना चाहिए ना कि मामलात को संभालते नहीं, दुनिया को बताते नहीं कि क्या हुआ। अब ये कि मतलब बहरहाल छोड़ दें, साइन ऑफ है। उनकी हुकूमत कब तक उनका साथ देती है, जो एनडीए के उनके इत्तेहादी हैं, और अंदर क्या उनके मामलात होते हैं, क्या वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं या फिर कोई शरारत की तरफ उनका जहन जाता है। लेकिन यह है कि ये पॉलिटिकल उनका जो कैरियर है वो इस बदतरीन शिकस्त के बाद उनका ख़त्म हो गया बीजेपी सरकार का। अच्छा, अब इसमें जो आगे कैसे चलना है उन्होंने अब वो देखें, लेकिन ये है कि ये एक बात ऐसी है जो तारीख का हिस्सा बन गई है। एक साहब है, उनका नाम है माइकल एंटन। ये माइकल एंटन जो है ये स्टेट डिपार्टमेंट में ये उससे वाबस्ता है, माइकल एंटन, और ये मार्को रूबियो की टीम का हिस्सा है। और काफ़ी इन्होंने किताबें वगैरह भी लिखी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली जो उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टर्म थी उसमें भी इनका एक रोल था, और अब ये मार्को रूबियो के साथ हैं। और उससे पहले ये जब रिपब्लिकन्स, ये कॉन्डोलीज़ा राइस के स्पीच राइटर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब है कि काफ़ी किताबें वगैरह भी लिखी हैं। और तो अब हुआ ये है कि अब आप इस गुफअप, एक बहुत बड़ा गुफअप हुआ है। गुफअप से मुराद ये है कि बस जैसे तैसे मामला बढ़ गया आगे, लेकिन यूक्रेन में ये बराह रास्त वाबस्ता है, क्योंकि ये तो जो हमला इसराइल ने किया है, अभी मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ कि ये गज़ा के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं। और स्टीव विटकॉफ ने भी आखिर में अभी क्या बात की है कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज दोबारा कहा कि वो अगर वहाँ आते तो मैं चला जाता, और जब तक मैं नहीं मिलूंगा जंग बंद नहीं होगी। ये भी उन्होंने कह दिया कि जंग बंद करने के लिए ज़रूरी है कि मेरी और पुतिन की मुलाकात हो। अच्छा, अब तुर्की के 3 शहर, और 3 शहरों में अलग अलग मामलात हो रहे हैं। एक उनका है अंतालिया में वो सारे जनाब नेटो के वज़राए ख़ारजा जमा हैं, और वहाँ पर मार्को रूबियो भी हैं, और वहीं पे उनकी मुलाकात हुई है
सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर से। सही। तो एक तो अंतालिया में मौजूद हैं। दूसरा है अंकारा। अंकारा पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की और वो मिले हैं प्रेसिडेंट अर्दोगन से, और अर्दोगन से मिलने के बाद, प्रेसिडेंट अर्दोगन से उन्होंने मिलने के बाद ये कहा है कि मैं तो किसी सूरत ये यूक्रेन का जो डेलीगेशन इस्तांबुल, क्योंकि ये सारा तीसरा शहर है इस्तांबुल जहां पे रशिया और यूक्रेन की मुलाकात होनी है और दरमियान में अमेरिकन पहुंच गए हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब जनाब जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा मुझे तो जलील करवा दिया है ट्रंप ने भी और पुतिन ने भी, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगा आगे। तो फिर उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट अर्दोगन ने भी जाना था अल्बानिया में, वहाँ पे यूरोप के रहनुमा जमा हैं, वहाँ समिट हो रही है, आज एक रोज़ा समिट अल्बानिया में हुई है। तो प्रेसिडेंट अर्दोगन ने भी जाना था, तो ज़ेलेंस्की भी वहीं से अंकारा से ही अल्बानिया पहुँच गए, और अल्बानिया में वहाँ पर यूरोप के ये जो मीटिंग वहाँ पे शुरू हुई, वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन भी हैं, वहाँ पे कियर स्टेमर भी हैं बरतानिया के। अच्छा, अब मसला ये है कि वो आने वाले दिनों में इसको मज़ीद बात करेंगे। ये ब्रेक्सिट को रीसेट करने की बात हो रही है कि ब्रेक्सिट के बाद क्या मामला तय पाएँ, और फ्रांस ये जो पानी है, फिश जो जहाँ से दरमियान में जो बरतानिया और फ्रांस के दरमियान जो पानी है, वहाँ पर बहुत से तनाज़ात हैं फ्रांस के और बरतानिया के जो ब्रेक्सिट के नतीजे में पैदा हुए हैं। फिर ये है कि जो फ़ीस है बरतानिया में वो यूरोपीय यूनियन के लोगों से वो गैर मुल्की के तौर पे ही चार्ज होते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी जो केयर स्टेमर चाह रहे हैं कि, और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो वापस बरतानिया जो है वो यूरोप का हिस्सा बन जाए, लेकिन एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो लेकिन बहरहाल वो EU के इजलास में वो मौजूद थे, यानी यूरोप के इजलास में वो मौजूद थे। लेकिन सवाल ये कि यूरोप के इजलास में तो फिर जो है वो ज़ेलेंस्की भी थे और तैयब अर्दोगन भी थे, उनको भी बुलाया हुआ था वहाँ पे यूरोप के इजलास में। तो नेटो का इजलास तो नहीं था, यूरोपियन लीडर्स थे वहाँ पर। उन लीडर्स की फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से एयरफोर्स 1 में बात हुई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने बताया है कि क्या पीछे मामला, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जहन ये लगा हुआ था कि मुझे पता तो चले कि हुआ क्या है। तो फिर उधर से कॉलें गई एयरफोर्स 1 में, जाहिर है कि एयरफोर्स 1 में सारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। उनको बताया गया कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं तो किसी सूरत इस्तांबुल नहीं जाऊँगा, इस्तांबुल नहीं जाऊँगा, और इस्तांबुल में इसलिए नहीं जाऊँगा कि वहाँ पर जो व्लादिमीर मेदिंस्की वहाँ पर आए हुए हैं, जो कि लीड कर रहे हैं रशिया के डेलीगेशन को, उनके सामने मैं तो किसी सूरत नहीं बैठूंगा। और मेरी तरफ से जो डेलीगेशन यूक्रेन की तरफ से गया हुआ है, वो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उसमें वो उसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, और वो वहाँ पे हेड करेंगे, और वो वहाँ पे शरीक होंगे, और वो नुमाइंदगी करेंगे यूक्रेन की। लेकिन अब इशू यहाँ पे ये हुआ, एक अजब, आप देखें कि अजीब सिलसिला हुआ कि जो टर्की है, तो टर्की ज़ाहिर है टर्की मेज़बान मुल्क है जी। तो जो उनके जो फिदान जो उनके वज़ीर ख़ारजा, बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल है इस वक्त बहुत ख़ित्ते में और पूरी दुनिया में। जो टर्की का बहुत कलीदी किरदार है, और टर्की का ज़िम्मा लगाया हुआ था कि आपने इनकी टॉक्स करवानी है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुजारिश की थी कि टर्की से कि मैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा कहा कि मैं तो टर्की चला जाता लेकिन पुतिन नहीं आ रहे। तो लेकिन मार्को रूबियो को उन्होंने भेज दिया था। मार्को रूबियो वहाँ पर अनातोलिया गए, अनातोलिया से वो इस्तांबुल पहुँच गए कि मैं इस मीटिंग में मैं भी शामिल हो जाऊँगा। जो यानी जो रशिया की और यूक्रेन की मीटिंग हो रही है, इसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि सरजाई लेवरोव तो आए नहीं है, तो मैं वजीर खारजा के तौर पे कैसे पहुंचे? अच्छा, इस्तांबुल पहुंच गए। इस्तांबुल पहुंचने के बाद वो वहाँ पर जो पैलेस है उसके बाहर, अब ये अजीब किस्म की एक पिक्चर है। इस पिक्चर में जो है वो मार्को रूबियो खड़े हैं बाहर। अब वो क्यों खड़े हैं? वो बस खड़े हैं, और उनकी यूक्रेन के वजीर दिफा जो है उनसे बात हो रही है, वो सामने जो उनके मौजूद हैं उनसे बात हो रही है उनकी। अच्छा, और वो जो है दरमियान में है टर्की के जो है वो मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा। इन्होंने
रशिया की तरफ से, अच्छा फिर मार्को रूबियो ने कहा कि ये ऐसा है कि मैं तो खुद जा नहीं सकता, लेकिन ये है कि माइकल एंटन को इजलास में बिठा दें अमेरिकन। तो रशिया की तरफ से बात हुई कि एक मिनट, ये हमारा और यूक्रेन का मामला है, अमेरिका कहाँ से गुजरा है बीच में, आप ये क्यों आए हैं? उन्होंने कहा जी हम ये इसलिए कि हमने सुलह कर। उन्होंने कहा नहीं आप आए क्यों हैं, आप कौन है? ये हमारा और ये तो हमारा और यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन हमारी टेरिटरी है, तो अमेरिकन क्यों आए? आप कौन है, आप लोग कौन है? अच्छा स्टीव विटकॉफ को शायद गालिबन इसकी भनक पड़ गई थी तो वो नहीं पहुंचे इस्तांबुल, वरना उन्होंने भी ख्वार हो जाना था। अब जनाब मार्को रूबियो और माइकल एंटन दोनों को रशिया ने उस इजलास में बैठने नहीं दिया जिस इजलास में शिरकत के लिए वो पहुंचे हुए थे इस्तांबुल, कि हम है ना दरमियान में। बल्कि ये हुआ कि जो सिर्फ टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो रशियन डेलीगेशन और यूक्रेनियन डेलीगेशन आमने सामने बैठा और उन्होंने दोनों को वेलकम किया, उठ के चले गए। अमेरिकन को रशियन ने बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप कौन है, अमेरिकन कहाँ से, आपको आपका क्या ताल्लुक है हमारे और यूक्रेन के साथ? सीज फायर होनी है नहीं होनी, क्या बनना है आप, मतलब थैंक यू वेरी मच, आप दरमियान में नहीं आएंगे। उनके जो ये जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे व्लादिमीर मेदिंस्की, उन्होंने बड़ा हार्श स्टैंस ले लिया कि ये माइकल एंटन, वो मिले माइकल एंटन से, सलाम उन्होंने की, सलाम तो की, मुलाकात की, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत है, यहाँ क्या करें इस्तांबुल में? उन्होंने कहा मैं वो ऐसे ही वो देखने आया था यहाँ पे। उन्होंने कहा आप देखें सैर वैर करें, कहीं गलती से आप हमारी मीटिंग में तो नहीं शामिल होने आ गए अमेरिकन, आपका क्या ताल्लुक है इससे? उन्होंने कहा नहीं मैं तो वैसे ही, मार्को रूबियो भी आए हुए थे तो मैंने कहा मैं इस्तांबुल में ज़रा यहाँ पे सुनाई मरमरा के पास ही ज़रा जो यूरोपियन साइड है वहाँ पे सैर वैर करूँगा, तो इस्तांबुल की। तो वो अजीब ख्वारी हो गई, अमेरिकन वहाँ क्यों पहुँचे थे, वो उनको बैठने नहीं दिया क्या। बहरहाल फिर वो टर्की ने सूरत हाल को संभाला, टर्की, यूक्रेन और अमेरिकन ने फिर आपस में उन्होंने बिठा के मामला तय किए। प्रेसिडेंट पुतिन ने इतना हार्श स्टांस लिया, इतना हार्श स्टांस लिया। अच्छा उनका मुसलसल रब्ता है, यानी तैयब उर्दगन के साथ तो पुतिन बहुत थ्रू है, तभी तो ये जगह चुनी, लेकिन अमेरिकन को नहीं घुसने दिया दरमियान में। 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही और 2 घंटे के बाद ये तय पाया कि ये आगे भी मुलाकातें होंगी। लेकिन गुफअप देखें आप, गुफअप कितना ज़्यादा हुआ है कि वो ज़ेलेंस्की पहुँचे, वो अल्बानिया निकल गए, मार्को रूबियो पहुँचे अनातोलिया से इस्तांबुल, वो क्यों पहुँचे किसी को पता ही नहीं। उसके बाद जो है वो माइकल एंटन को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये शरीक होंगे इजलास में। उन्होंने कहा क्यों भाई आप क्यों शरीक होंगे, रशिया ने कह दिया, वो बाहर रह गए। बहरहाल इनकी मुलाकात का नतीजा ही निकला कि 1000 कैदी, अभी 2-2.5 घंटे इनकी मुलाकात जारी रही। मेरे ख्याल से राउंड आज का ख़त्म हो गया, पता नहीं कल जारी रहती है कि नहीं, लेकिन 1000 के करीब जो है कैदियों का तबादला हो गया, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और इससे हट के कोई बात होगी मेरी, जंग बंदी नहीं हुई। सीज फायर फौरी तौर पे जो गुजारिश कर रहे थे ज़ेलेंस्की के जंग बंदी की जाए, वो जंग बंदी नहीं हुई। और इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे हवाले कर दिए उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के, मिनरल्स वगैरह साइन हो गए हैं। और बाकी जो है वो उनको, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कहा कि मैं मिलूंगा पुतिन से तो जंग बंदी होगी, भाई उसके बगैर नहीं होगी। अब प्रेसिडेंट पुतिन कब मिलेंगे, कब होगा, कैसे होना, तो जल्दी होगा, बस हम तय कर रहे हैं मामला। लेकिन इस दौरान जो है जंग बंदी के ऊपर वो रशियंस किसी सूरत तैयार नहीं होंगे, वो ज़ेलेंस्की को हार्ड टाइम देने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की नहीं, फिर जो वहीं से यूरोप के मुल्कों के साथ बैठ के बात की उन्होंने, यूरोप के मुल्क जो चिकन आउट है उनके अपने अपने मामला तय करने हैं, सारे मुल्कों ने अपने अपने मामला तय करने हैं। और देखें तुर्की कितनी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया, जो मैंने कल भी बात की थी। वो तुर्की पूरे यूरोप में, जिसको EU मेंबरशिप नहीं देता था, आज पूरा यूरोप जो है वो तुर्की के सामने है कि भाई आप किसी तरह से बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप से, आपकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है टर्की का, आपके जो वेपन्स हैं, आपकी जो आर्मी है, आपके जो बाकी हैं, तो पूरा का पूरा जो यूरोप है वो प्रेसिडेंट उर्दगन को देख रहा है। अच्छा, तो बहरहाल और सीरिया में और PKK डिसॉल्व हुई है। देखें ये हफ्ता बड़ा तारीखी रहा है, इसमें PKK भी डिसॉल्व हुई है। प्रेसिडेंट उर्दगन को कई कामयाबियां इस पूरे हफ्ते में जो है वो उनको हासिल हुई हैं, सफारती महाज पे, दिफाई महाज पे, और पाकिस्तान के साथ वो मुसलसल खड़े हैं। उनके ऊपर उनसे भी ये जनाब उनकी कंपनियों पे पाबंदियां लगा के समझ रहे हैं कि शायद वो बहुत कोई तुर्की को इससे फ़र्क पड़ेगा, इनको फ़र्क पड़ेगा, ये आइसोलेशन में चले गए हैं मोदी सरकार। पूरा मुल्क, पूरी दुनिया देखें ना, बांग्लादेश को भी आपके दाएं बाएं हैं कौन से लोग, सारे म्यांमार चाइना से मिल रहे हैं। वो उन्होंने
सालों के बाद एक नया नक्शा जारी किया है। चाइना इस तरह नक्शा जारी नहीं करता जिसमें वो बाकायदा ये अरुणाचल प्रदेश के उन्होंने नाम दिए सारे, तो इनसे जवाब ही नहीं दिया जा रहा और ट्रंप इनको रोज जलील कर रहे हैं रोज, और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज़फायर करवाया है और अभी शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि वो उनकी गुजारिश पे हुआ है, तो दैट्स इट। तो मतलब है कि अब वो सारी दुनिया के सामने जो है वो अच्छी खासा रगड़ा लग रहा है मोदी सरकार का, और भारत का उनके साथ साथ लग रहा है क्योंकि भारत के वो वजीर आज़म है। अच्छा, तो अब ये है कि ये वहाँ पर क्या हुआ गज़ा में। देखिए गज़ा में ये हुआ कि प्रेसिडेंट 4-5 बातें तो हुई ना। नेतन्याहू को उन्होंने डंप कर दिया, नेतन्याहू को बिल्कुल डंप कर दिया। नेतन्याहू सीरिया के साथ मामला तय होना, ईरान के साथ बातचीत होना, हूतीज़ के साथ मामला तय होना, फिर ये कि रशिया और ये यूक्रेन के सारे मामले, इसमें भी तो इसराइल घुसा हुआ था ना दरमियान में, तो ये सारे मामला से उनको अलग, और यूरोप भी अलग हो गया। यूरोप तो पहले ही अलग था, यूरोप तो पहले ही जेनोसाइड के खिलाफ था, कई मुल्क तो तस्लीम कर चुके थे फ़लस्तीनी रियासत। तो वो अब उन्होंने कहा कि अब चंद दिनों में, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो अनाउंस करने जा रहे थे वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट मैंने करनी है, वो उनकी रह गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप को जिच किया है, प्यूटिन ने नहीं किया, नेतन्याहू ने जिच किया दरमियान में, क्योंकि स्टीव वित्कॉफ दरमियान में आगे पीछे दाएं बाएं सारे मामलात, और सऊदी अरेबिया एक बड़ी पावर बन के सामने आया है रीजन में, और अरब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ ही कतर का अपना एक रोल है, यूएई का अपना रोल है। लेकिन यह है कि जहाँ पर भी वो गए हैं तो गज़ा की बात हुई, और कतर में आपका ख्याल है कि बात नहीं हुई होगी। कतर में अल जज़ीरा के सहाफ़ी वहाँ पे शहीद हुए हैं बाकायदा, और उसमें कतर का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। कतर में हमास की क़यादत कतर में और तुर्की में रही है, जिन दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बराह रास्त उनकी क़यादत में रब्ते में। और सऊदी अरेबिया ने तो बिल्कुल वो प्लान ही ख़त्म कर दिया, उनका तो अरब प्लान है। अब सवाल ये कि नेतन्याहू ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, तो नेतन्याहू ने ये अटैक कर दिया है यमन पे, और यमन को फिर मौका दे दिया हुतीज़ को कि हुतीज़ उसको मजीद फेंटी लगाएं उसकी, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये मैं क्या ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करूं। ये शहीद तो उन्होंने कर दिया ना, कल रात को भी परसों भी वो गज़ा के ऊपर, और ये वो कह चुके थे पहले कि अगर ट्रंप के दौर में अगर ये ना हुआ सीज़ फायर तो मैं ग्राउंड ऑफेंसिव करूंगा। याद है उन्होंने सीज़ फायर का कहा था कि ट्रंप के दौर में, ये दौरे के दौरान जो है, यानी ट्रंप का जो दौरा है 4 रोज़ा, इसके दौरान हम रोक रहे हैं वो ऑपरेशन ग्राउंड ऑफेंसिव, लेकिन अगर कोई सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम गज़ा में ग्राउंड ऑफेंसिव कर देंगे और गज़ा के अंदर कत्लेआम करेंगे दोबारा। इन्होंने यमन के ऊपर अभी अटैक करके वो फीलर चेक किया है। लेकिन स्टीव वित्कॉफ ने एक स्टेटमेंट उनकी सामने आई है, स्टीव वित्कॉफ की, कुछ देर पहले, और उन्होंने ये कहा है कि जो नेतन्याहू के साथ उनकी पब्लिक नहीं है, इसराइल की पब्लिक नेतन्याहू के साथ नहीं है। और इसराइल में, क्योंकि वो इसराइल गए थे, वो ईदन अलेक्जेंडर जब रिहा हुए थे तो उनसे नेतन्याहू को नहीं मिलने दिया। ये बात मैंने पहले भी की थी, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि वो अमेरिकन ने उनको मिलने नहीं दिया। अमेरिकन इजरायली वो ड्यूल नेशनलिटी, उससे अभी तक नेतन्याहू को मिलने नहीं दिया, हालांकि है वो तल अवीव में, लेकिन वो अमेरिकन उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो स्टीव वित्कॉफ ने कहा है कि नेतन्याहू के साथ उनकी आवाम नहीं है। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरी बात यह है कि सारे मामला जो हैं वो इनसे बाहर रख के नेतन्याहू को ईरान के साथ, हुतीज़ के साथ, इनके साथ, उनके, तो नेतन्याहू को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बस बाद में, और गज़ा बहुत अच्छी जगह है, गज़ा को अमेरिका देखेगा, वहाँ पे एड भी पहुँचेगी, चंद दिनों में आपको बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, ये सारा करके, और प्रेसिडेंट ट्रंप चले गए। और एक तरह से नेतन्याहू और स्टीव वित्कॉफ फाल रहे हैं इस दौरान, बार बार आते रहे हैं, जाते रहे हैं, किसी तरह से हमास मान गई है, सब मान गए हैं मुल्क सारे। ईरान जो है वो आगे अपने न्यूक्लियर के साथ, जो उनका एक, हर मुल्क का एक हक होता है कि वो अगर वेपन्स नहीं बनाने उन्होंने तो वो उनका उस पर सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी सारे मुल्क, कतर वगैरह उनके साथ हैं, तुर्की उनके साथ है, रशिया, चाइना। लेकिन मामला ये है कि इस दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अच्छा, हमास अपनी जगह मौजूद है, ये ज़हन में रखेगा, हमास मौजूद है। ये ग्राउंड ऑफेंसिव पे एक तो इन्होंने फिर शहीद कर, अब तो बस, लेकिन अब इस दौरान जो है वो जेडी वेंस की एक शख्सियत से बात हुई है, टेलीफोन पे रब्ता हुआ है, और वो हैं शाह अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन। जेडी वेंस ने उनसे बड़ी तफसीली बात की है, और जेडी वेंस ने जॉर्डन को इत्मीनान में लिया है। इस वक्त इजिप्ट का ये प्लान था सारा, जिसको इंडोर्स किया था ओआईसी ने, और वो जिसको नेतन्याहू बाहर इस दौरान ये हुतीज़ वगैरह ये सारा जो है ये अपना जो इनका
फंड रेजिंग दौरा भी तो था ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फंड रेज भी तो किया है ना इसमें, फंड रेजिंग दौरा और प्लस बाकी जो दूसरे मामला थे वो करके वो वापस गए। तो इसराइल को कुछ समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने इसराइल ने भी इस वक्त एक दीवार से टक्कर मार दी है। अब इस दीवार से टक्कर मारने के बाद जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, लेबनान, हुतीज, सीरिया, टर्की, ये इस खत्ते में क्या करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प इन सब के साथ हंसी खुशी, इन सब के साथ खुश बाश अच्छी अच्छी बातें करके गए, बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके, और एक आदमी या उसके किसी नुमाइंदे से स्टीव विटकॉफ को भी मना कर दिया था कि तुमने नहीं मिलना दोबारा नेतन्याहू से या उसके किसी बंदे से, और वो है नेतन्याहू। तो नेतन्याहू पर भी वही कैफियत है तकरीबन जो कि ज़ेलेंस्की और भारतीय वज़ीर आज़म पे है कि मैं इस वक्त टक्कर मारूं, क्या करूं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे दुनिया में तन्हा छोड़ दिया है, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। तो लेकिन यहाँ पे भारत चूँकि बड़ा मुल्क है, इनके लोग सेंसिबल हैं, इनकी फ़ौज, और भी कह रहे हैं फ़ौज सारी उनके चरणों में गिर जाए, मतलब पूरी फ़ौज पूरा मुल्क चरणों में गिर जाना चाहिए, उनके पैर धो धो के पीने, ये दिमाग ख़राब हो चुका है उनके बहुत से लोगों का, वो अकल उनकी सठिया गई है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये आने वाले दिनों में ये मामलात किस तरफ जाते हैं। एक बार फिर सारी कौम को, सारे मुसलमानों को, सारी इंसानियत को, सारे दुनिया में जो अमन और सुकून की बात करते हैं उन सब को पाकिस्तान की ये जो फ़तह है, बड़ी फ़तह, ये मुबारक हो, और अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी कामयाबियाँ अता करें मुल्क को। ऐसे जो अय्याम हैं हम मनाते रहें, हमेशा खुश रहें, और दुनिया, तमाम दुनिया में जो ये एक खूंखार किस्म के दरिंदगी की सोच रखने वाले लोग हैं, इनकी अब कोई जगह है नहीं दुनिया में गालिबन। तो और ये भी कमाल है कि पाकिस्तान ने 6 तैयारे गिराए, और भारत की तरफ से उनके जो जयशंकर पता नहीं है होंगे, वो पैरों में गिरे जाके, और उन्होंने कहा कि जंगबंदी कराओ। जी, बहुत और प्रेसिडेंट ट्रम्प के गिरे होंगे, ये पाकिस्तान के गिरे होंगे, पाकिस्तान ने कहा होगा अमेरिका से, या अमेरिका के गिर गए होंगे पैरों में कि जंगबंदी करवाओ जल्दी। वहीं से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया। किसी वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये इम्तिहान ले रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2-3 बातें कर दी ना इससे बढ़ के, कि मुझे इस वक्त इसकी कॉल आई थी और ये हुआ था और ये इस तरह से हुआ था, और हाँ इनके राफेल गिरे थे और ये वो सारा, तो इनका बिल्कुल इनका कुंडा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो बेलगाम मीडिया है वो इस वक्त चाइना, पाकिस्तान, पूरी दुनिया समेत अमेरिका के भी पीछे लग गया। तो ये है कि जब वो बस गिदड़ के वाले से है ना, उसकी मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जी, तो इनकी शामत आई थी तो पाकिस्तान का रुख किया इन्होंने। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।